नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपका स्वास्थ्य कार्यक्रम में। और साथ ही स्वागत है हमारे स्टूडियो में मौजूद हमारे आज के विशेषज्ञ डॉक्टर विजय पाठक जी का। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियोज में। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, चूँकि स्वास्थ्य समस्याएं जब से मानव ने जीवन को स्वीकार किया है, ये कहें अंगीकार किया है, तब से स्वास्थ्य के प्रति समस्याएं भी रही हैं और इन समस्याओं के समाधान भी हर स्तर पर लगातार खोजे जाते रहे हैं। उसी का आज ये परिणाम है कि एक बहुत बड़ा क्षेत्र चिकित्सा जगत के नाम से ईजाद हुआ है। चिकित्सा जगत में नित नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं और इलाज की नई नई विधाएं लगातार ढूंढी जा रही है। लेकिन कुछ समस्याएं हैं जो लगातार मानव के साथ, मनुष्य के जीवन के साथ जुड़ी हुई हैं। अगर हम बात करें कुपोषण की, तो कुपोषण एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। क्या कहना चाहेंगे कुपोषण के विषय में? शुरुआत कहाँ से होती है कुपोषण जैसी समस्या की? निश्चित रूप से कुपोषण एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है और हमारे देश में भी कुपोषित लोगों की संख्या बहुत अधिक है जी। हम विषय के मूल में अगर जाएं तो हम अगर एक महिला के स्वास्थ्य से शुरू करें जी। एक कन्या अगर स्वस्थ हो और उसका विवाह उचित समय पे हो, उचित समय पर वो गर्भ धारण करे जी। और उस समय गर्भधारण के समय उसका स्वास्थ्य भी अच्छा हो जी। तो निश्चित रूप से उसके गर्भ में पल रहे शिशु को जो है अच्छा पोषण मिलेगा। जी। तो सबसे पहले हमें महिला स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि महिला अगर स्वस्थ होगी, शारीरिक विकास उसका उचित रूप से हो चुका होगा, उस समय वो गर्भ धारण करेगी, उसके शरीर में कुपोषण नहीं होगा, तो गर्भ में पलने वाले शिशु को उचित मात्रा में पोषण मिलेगा। और कुपोषण वहीं से शुरू हो जाता है कि गर्भ में पल रहे शिशु को उचित मात्रा में पोषक तत्व पोषण मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जी। जी। तो गर्भ से ही जब हमें अच्छे पोषक तत्व मिलने शुरू हो जाते हैं, इसके लिए महिला का शिक्षित होना और पोषित होना दोनों ही बहुत आवश्यक हैं। जी। 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 यानी कुपोषण की जो शुरुआत है वो माँ के गर्भ से ही होती है। बिल्कुल सत्य बात है और आज इस बात को सभी स्वीकार करते हैं। इसीलिए हमारी सरकार कुपोषण से जो जंग लड़ी जा रही है सरकार के तौर पर, उस जंग में सबसे पहले महिलाओं को, विशेष तौर से उन गर्भवती माताओं को शामिल किया गया है जहां ज़रा सी भी शंका रहती है, कुपोषण की संभावना रहती है। एक डॉक्टर होने के नाते डॉक्टर साहब, एक स्वस्थ महिला या ये कहें कि स्वस्थ स्त्री किसे कहेंगे आप? देखिए, हमारी सरकार ने कुछ मानक तय किए हैं जी। कि 18 वर्ष से पहले विवाह नहीं होना चाहिए। जी। तो 18 से वर्ष से ऊपर जाकर ही मनुष्य के शरीर का पूर्ण रूप से विकास हो पाता है और सही मायनों में ये विकास 21-22 वर्ष की उम्र पे जाकर के पूर्ण हो पाता है। जी। तो एक तो शरीर का पूर्ण रूप से विकसित होना और शरीर का पूर्ण रूप से पोषित होना, उसके परिवार का वातावरण कैसा है, उसके परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है, पोषण के बारे में उसकी परिवार की जानकारियाँ कैसी हैं, पोषण के बारे में परिवार के लोगों की जागरूकता कैसी है, ये सब विषय जो है पोषण को प्रभावित करते हैं। बहुत से परिवार ऐसे हैं जो गरीब हैं लेकिन पोषण के प्रति जागरूक होते हैं और बहुत से परिवार ऐसे भी आपको मिल जाएंगे जिनके घर में अभाव नहीं है लेकिन वो पोषण के प्रति उतने जागरूक नहीं है। तो एक महिला का खून की मात्रा शरीर में सही होना, उचित उम्र पे गर्भधारण करना और शरीर में अन्य पोषक तत्वों का भी होना आवश्यक है, तभी वो महिला गर्भधारण के लिए उपयुक्त होती है और अच्छे एक स्वस्थ शिशु को जन्म देगी। जी। डॉक्टर साहब, कुपोषण की परिभाषा क्या सिर्फ खान पान से ही है या जो पारिवारिक माहौल है या जो मानसिक स्थिति है व्यक्ति की, वो भी कहीं इसमें कुछ भूमिका रखता है? जब हम हेल्थ की बात करते हैं जी, तो कंप्लीट हेल्थ में फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों आते हैं। जी। जी। स्वस्थ शरीर के साथ स्वस्थ विचारों का भी होना आवश्यक है, तभी उसको जो है हम कंप्लीट हेल्दी पर्सन की परिभाषा में रख सकते हैं। जी। जी। तो फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों आवश्यक हैं। वैचारिक रूप से हमारे परिवार में, समाज में अच्छा वातावरण बने, अच्छी बातें हों, अच्छे विचारों से हमारा दिमाग पोषित हो, तो वो हमारा मानसिक स्वास्थ्य कहलाता है। जिससे क्या होता है कि हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में तनाव नहीं होता है। यदि हमारे विचार अच्छे होंगे तो तनाव नहीं होगा। और आज के 21वीं सदी के जीवन में
तनाव बहुत सारी बीमारियों का एक मुख्य कारण बन चुका है। जी बिल्कुल। तो स्वस्थ विचारों का होना, मानसिक रूप से स्वस्थ होना भी उतना ही आवश्यक है जितना शारीरिक रूप से स्वस्थ होना। जी बिल्कुल, इसीलिए कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। अगर मस्तिष्क स्वस्थ है तो शरीर तो स्वस्थ होगा ही। बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब आपने बताई है। अब बात करना चाहेंगे जो गर्भवती माताओं की सुरक्षा के लिए कुछ खास प्रबंध सरकार द्वारा किए गए हैं, विशेष तौर से प्रतिरक्षण की बात करें, टीकाकरण की बात करें, तो टीकाकरण क्यों ज़रूरी होता है? ये कुछ ऐसे रोग होते हैं जी जो एपिडेमिक के रूप में फैलते हैं और उनका शरीर पे एक व्यापक प्रभाव होता है जो जीवन भर रहता है। जी कुछ रोग ऐसे होते हैं जो थोड़े समय के लिए होते हैं और वो रोग के खत्म होने के बाद शरीर पे उनका कोई प्रभाव नहीं रह जाता है। जी तो जो रोग शरीर को इस तरह से प्रभावित करते हैं कि उनसे जीवन की रक्षा करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है या वो हमारे शरीर को हमेशा के लिए प्रभावित करते हैं, ऐसी बीमारियों के लिए टीकाकरण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। जी या जिन बीमारियों का हमारे समाज में बहुत ज़्यादा जो है प्रभाव है, उन बीमारियों को भी रोकथाम करने के लिए टीकाकरण की आवश्यकता होती है। जैसे पोलियो, जी सौभाग्य से हमारे देश में जो है पोलियो का पूर्ण रूप से उन्मूलन हो चुका है। सरकार ने बहुत अच्छे कार्यक्रम चलाए, नियमित रूप से कार्यक्रम चलाकर सरकार ने पोलियो का टीबी या जिसको क्षय रोग कहते हैं, जी क्षय रोग भी एक ऐसा रोग है जो हमारे समाज में खास तौर से लो सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस में, गरीब लोगों में, जहाँ पे मलिन बस्तियाँ हैं और जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, जी। पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, कम जगह में बहुत ज़्यादा लोग जब रहते हैं तो पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होने से वो लोग जो हैं ज़्यादा करीब रहते हैं और एक दूसरे से फैलने वाली बीमारियां उनमें ज़्यादा होती हैं। संचारी रोगों का प्रसार होता है। संचारी रोगों का प्रसार हो जाता है। जी ट्यूबरकुलोसिस या क्षय रोग एक ऐसी ही बीमारी है जो अधिकतर खांसी के माध्यम से ही एक बीमार व्यक्ति के शरीर से स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाती है। जी तो ट्यूबरकुलोसिस है, पोलियो है, पर्ट्यूसिस है, डिप्थीरिया है। जी। डिप्थीरिया और पर्ट्यूसिस ऐसी हैं जो बच्चों में जानलेवा बीमारियां जी। हैं जिनसे उनको यदि एक बार बीमारी हो जाए तो जीवन की रक्षा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए बचाव जो है, टीकाकरण के माध्यम से बचाव कर लेना जो है वो ज़्यादा अच्छी बात है। जी जी जी। बनस्पति इसके कि वो बीमारी शरीर में हो और उससे लड़ने में हमें अपनी ज़्यादा ऊर्जा का नष्ट करना पड़े, हमें अपने धन भी व्यय करना पड़ता है और जीवन की रक्षा हो पाएगी या नहीं हो पाएगी ये भी जी मुश्किल होता है। जी, उपचार से बचाव तो उपचार बेहतर से बचाव ज़्यादा बेहतर होता है। उचित जी। है, इसलिए टीकाकरण जो है जरूरी होता है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब कुपोषण की, और विशेष तौर से गर्भवती महिलाओं को कुछ टीके लगाने की सुझाव दिए जाते हैं, जबकि अगर प्राचीन बातों की ओर अगर हम जाएं तो आज भी ऐसी मानसिकता है लोगों की कि साहब गर्भावस्था में ही अगर टीका लग जाएगा तो कुछ अलग से गुण बच्चे में जाएंगे और माता का स्वास्थ्य भी खराब होगा। सच्चाई क्या है? एक डॉक्टर होने के नाते क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? ये बातें पूर्णतः भ्रामक हैं जी इनमें कोई भी सच्चाई नहीं है। गर्भ के समय माता को जो टीका लगते हैं जी वो टीके माता का तो बचाव करते ही हैं और उनके माध्यम से माता के शरीर में जो एंटीबॉडी बनती हैं वो जो है बच्चे में भी पहुंचती हैं और बच्चा भी गर्भ से ही उन बीमारियों के प्रति सुरक्षित हो जाता है। तो माता का टीकाकरण अत्यंत आवश्यक है। उस टीकाकरण से माता के शरीर पर या गर्भ में पड़ रहे शिशु के शरीर पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। जी, जी। अनुकूल प्रभाव तो है कि उसको वो बच्चा उन बीमारियों से सुरक्षित हो जाता है, लेकिन उसका कोई प्रतिकूल प्रभाव बच्चे के शरीर पर नहीं पड़ता है। इसीलिए टीकाकरण अत्यंत आवश्यक है और उसको सभी को अवश्य करवाना चाहिए। डॉक्टर साहब, कुछ खास तरह की गोलियां भी गर्भवती माताओं को खिलाई जाती हैं, आखिर इसके पीछे क्या वजह मानते हैं आप? मुख्यतः गर्भवती महिला के शरीर में यदि खून की कमी होती है जी तो बच्चा निश्चित रूप से कुपोषित होगा, बच्चे में भी खून की कमी का पाया जाना स्वाभाविक होगा। तो गर्भवती माता को आयरन, जिससे उसके शरीर के खून की मात्रा सही रहे, जी कैल्शियम और कुछ विटामिन्स, जी साथ ही माता के खाने में प्रोटीन जी जी का होना अत्यंत आवश्यक है। तो माता अगर अच्छी तरह से पोषित होगी तो बच्चे को अच्छा पोषण जो है माता से ही मिलता है। जी इसलिए माता के पोषण में सरकार ने विभिन्न योजनाएं चला रखी हैं पोषक तत्वों को देने के लिए।
लेकिन मुख्यतः यही होता है कि उसके शरीर में आयरन, कैल्शियम, विटामिन और प्रोटीन की प्रचुर मात्रा बनी रहे। जी, स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार इस बात की तलाश में रहती हैं कि अगर कहीं कोई भी महिला या बच्चा कुपोषित है तो उसको तुरंत पहचान के उसका इलाज किया जाए, समुचित इलाज किया जाए, उसे उस समस्या से निजात दिलाई जाए। अगर हम जो जन्म के बाद शिशुओं में कुपोषण की बात जानना चाहें तो एक माँ बाप स्वाभाविक रूप से अपने बच्चे को बहुत ही स्वस्थ देखना चाहते हैं, प्रयास भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के लोग, विशेष तौर से आप डॉक्टर लोग, जब बच्चे को देखते हैं तो बता देते हैं ये कुपोषित है। बचपन में जब एक बच्चा शिशु रूप में है उस समय उसके पोषण में क्या खास बातें ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, विशेष तौर से एक माता पिता के लिए? देखिए, यदि माता स्वस्थ है जी, तो शुरू के 5-6 महीने तक माता का दूध ही बच्चे के लिए सबसे अमृत अच्छा तुल्य है। आहार है, जी जी जिसमें सारे पोषक तत्व होते हैं। जी माता का स्वास्थ्य यहाँ पर भी अत्यंत आवश्यक है कि माता स्वस्थ है तो बच्चे को 5-6 महीने की उम्र तक बाहर से किसी पोषक तत्व की आवश्यकता नहीं होती है। जी यदि उसे कोई बीच में अन्य बीमारी नहीं हो जाती है, तो अन्य भी बीमारी होती है तो उसको उपचार की आवश्यकता पड़ती है। अन्यथा 5-6 महीने की उम्र तक बच्चे को किसी पोषक तत्व की, किसी पोषण की बाहर से आवश्यकता नहीं होती। 5-6 महीने की उम्र के बाद बच्चे के शरीर की आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं और उसको बाहर से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और विटामिन्स और अन्य जिसको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं, ऐसे पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, जिन्हें पूरक आहार कहा जाता है। जिन्हें पूरक आहार कहा जाता है। अब पोषक तत्व पूर्ण करने के 2 तरीके होते हैं। जी एक तो है कि जो मार्केटाइजेशन चल रहा है जी कि बाजार से खरीदिए। हम्म, एक तो उन चीज़ों की गुणवत्ता के बारे में भी हमें नहीं पता होता है जी और वो चीज़ें बहुत महंगी भी होती हैं। जी हमारे देश में गरीबी इतनी ज़्यादा है कि बाजार से पोषक तत्व, मुझे लग रहा 80% से ज़्यादा जनता बाजार से पोषक तत्व खरीद के पूरा नहीं कर सकती। नहीं कर सकते। यदि हम घरेलू चीज़ों पर ध्यान दें तो उनमें पर्याप्त पोषक आहार होता है। अच्छा जैसे हम थोड़ा सा चावल का माड़ उतार लें, जी उसमें दाल का पानी मिला दें, तो 5-6 महीने का बच्चा है, उसके दांत नहीं है, वो कुछ खा नहीं सकता है, तो वो लिक्विड और सेमी सॉलिड जी डाइट ही ले सकता है। जी जी तो लिक्विड और सेमी सॉलिड डाइट बनाने के लिए उसको जो है हम चावल का माड़ उतार सकते हैं, जी हम उसमें दाल का पानी मिला सकते हैं, हम उसमें थोड़ी सी गुड़ घोल के मिला सकते हैं। जी ये सब मिलाकर बच्चे के लिए एक उचित पोषक तत्व का भोजन जो है वो तैयार किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, चावल जो का घर माड़, में- दाल का पानी और गुड़ मिलाने की बात आप कर रहे हैं, इन सबको मिलाने से किस तरह के पोषक तत्वों की पूर्ति हम कर पाएंगे अपने शिशु के देखिए, चावल के माड़ में कार्बोहाइड्रेट होता है, लिए? जी दाल के पानी में, दाल में प्रोटीन की मात्रा बहुत बहुत अधिक होती है। जी जी ठीक है। गुड़ अगर हम थोड़ा सा भी मिला देंगे तो गुड़ में आयरन की मात्रा प्रचुर होती है, मतलब भर की होती है। जी जी ठीक है। और इसके साथ ही उसमें हम थोड़ा सा अगर मक्खन या तेल या घी थोड़ी सी मात्रा मिला दें तो फैट, कार्बोहाइड्रेट, जी प्रोटीन आयरन। और आयरन सब कुछ उस डाइट में हो गया, जो घर में ही तैयार हो गई। सबसे अच्छी बात है कि वो शुद्ध होती है, उसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं मिला होता है जो शरीर को कोई हानि पहुंचाए। जी बिल्कुल। और उसको हम अपने घर में हर व्यक्ति बना सकता है, तो वो आसानी से उपलब्ध भी हो सकती है। बाजार से उपलब्ध चीज़ें तो हमारे घर में धन की उपलब्धता पे आधारित होती हैं। जी। यदि हमारे पास धन है तो बाजार से चीज़ें घर में आ सकती हैं, यदि धन नहीं है तो फिर वो चीज़ें जो है वहाँ पे उसमें एक ब्रेक लग जाएगा। जी। लेकिन ये चीज़ें घर में ही बन सकती हैं और नियमित रूप से बच्चे को दी जा सकती हैं। बाजार की चीज़ों पे डॉक्टर साहब वैसे भी उनकी शुद्धता के विषय में मन में हमेशा प्रश्न चिन्ह रहता है, चाहे कितनी भी महंगी चीज़ क्यों ना खरीद ली जाए। और जो घर में तैयार करने की बात आप बता रहे हैं, विशेष तौर से जो आपने पोषक तत्वों की उपलब्धता बताई है घरेलू चीज़ों में, अगर उसे अपने सामने तैयार किया जाता है तो उसमें विश्वास भी रहता है कि हमने अपने बच्चे को क्या दिया या हम क्या तैयार कर पा रहे हैं। बहुत अच्छा सुझाव है डॉक्टर साहब आपका। अगर थोड़ा सा और आगे जाएं तो हम देखते हैं कि यही बच्चा जब थोड़ा और बड़ा होता जी, है जी। तो उसकी थोड़ी आवश्यकताएं और बढ़ और जाती हैं। और ज़्यादा बढ़ती अब हैं। हम उसके भोजन में सत्तू को शामिल कर सकते हैं अच्छा कि चना है, जी। जौ है, गेहूं है, इनको बराबर मात्रा में मिल करके जो सत्तू बनता है जी। वो सत्तू बना लिया और उसमें फिर थोड़ा सा हमने गुड़ डाला, थोड़ा सा नमक डाला और थोड़ा सा फैट के रूप में कोई चीज़ जो है
जी। मिला दी। तो एक उचित आहार जो सेमी सॉलिड जो है, जब जो बच्चा 8 महीने 9 महीने 10 महीने का होता है, जब उसकी वीनिंग शुरू हो जाती है और दांत निकलने शुरू होते हैं, अभी दांत निकले हुए नहीं होते हैं, तो वो सेमी सॉलिड आहार जो है वो अच्छे से ले सकता है। तो उसमें हम उसमें सत्तू को शामिल कर सकते हैं। जी। 1 वर्ष से ऊपर के बच्चे को फिर खाने में जो है आप चावल ही सीधे सीधे दे सकते हैं, अच्छा। दाल सीधे सीधे दे सकते हैं, और उससे बड़ा बच्चा तो फिर जो है धीरे धीरे उसका आहार बढ़ता रहता है। जी। तो मुख्यतः हम पोषक तत्वों को अपने घर के भोजन में तलाश करें, बाजार में न तलाश करें, तभी उसकी उपलब्धता जो है सारी जनता को हो सकती है। बिल्कुल। बाजार के माध्यम से सारी जनता को, विशेष तौर से गरीब वर्ग को पोषक तत्वों की उपलब्धता कराना संभव नहीं जी। है, ऐसा मेरा मानना है। जी डॉक्टर साहब, दूध पूरक आहार कहा जाता है और हर माता पिता ये प्रयास करते हैं कि उनके बच्चे को दूध अवश्य मिल पाए। अब ये अलग बात है कि वो दूध अपने घर में पैदा हो रहा है, घर में गाय भैंस पालन करके दूध पिला पा रहे हैं बच्चे को, या फिर मूल का दूध पिला रहे हैं। एक डॉक्टर होने के नाते दूध के विषय में आप क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? दूध में लगभग सारे पोषक तत्व होते हैं, इसीलिए उसे पूरक आहार भी क्योंकि दूध एक तरीके से जैविक है, कहते हैं। जी। एक जीव के शरीर से बना हुआ है, जैविक है, तो दूध में लगभग सारे पूरक तत्व होते हैं। दूध की उपलब्धता और उसकी शुद्धता पर आज बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा। बिल्कुल। जी। मार्केट में, समाज में और मीडिया के माध्यम से समय समय पे तमाम तरह की बातें सामने आती हैं कि दूध में मिलावट की बहुत बड़ा बाजार जो है वो पैदा हो चुका जी, है। गुंजाइश रहती है। तो दूध निश्चित रूप से आहार का एक उत्तम अवयव है, अभिन्न अंग है, लेकिन उसकी शुद्धता का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि दूध हमारा शुद्ध है या किसी उसमें मिलावट तो नहीं है। जी जी। डॉक्टर साहब, ये तो तय है कि अगर पोषण उचित होगा और आवश्यक पोषण जिसकी ज़रूरत है, आवश्यकता है किसी भी मानव शरीर को, उसकी पूर्ति हो रही है तो व्यक्ति स्वस्थ होगा। अब थोड़ा सा अगर और आगे बढ़ें तो स्वस्थ होने के साथ ही कई बार ऐसा भी होता है कि बीमारियां अनावश्यक रूप से, या ये कहें मानव की खुद की गलती से, उसे घेर लेती हैं, और बीमारियों से निजात दिलाने के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है, कटिबद्ध है, इस दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। हम बात करना चाह रहे हैं आयुष्मान भारत योजना के विषय में। आयुष्मान भारत सरकार की बहुत अच्छी योजना है जी। लेकिन आयुष्मान से पहले मैं एक बात और कहना चाह रहा था जो रह गई थी। जी जी जी। कि महिला का जागृत और पढ़ा लिखा होना अति अत्यंत आवश्यक आवश्यक है। जी एक सुशिक्षित और जागरूक महिला यदि हमारे घर में है जी। तो हमारा घर निश्चित रूप से स्वस्थ रहेगा यदि वो स्वास्थ्य के प्रति और सफाई के प्रति, इन चीज़ों के प्रति, शिक्षा के प्रति, इन चीज़ों के प्रति जागरूक है। जी जी। तो महिलाओं का शिक्षित होना जो है, जिस दिन हमारे देश की महिलाएं 100% शिक्षित और जागरूक हो जाएंगी, उस दिन से ये समस्याएं जो है इनका बहुत सारा अंश अपने आप ही खत्म हो जाएगी। सरकार के को इतने ज़्यादा प्रयास नहीं करने पड़ेंगे। यानी पहली आवश्यकता शिक्षा है। शिक्षा, वो भी महिला शिक्षा, महिला शिक्षा जी। जो हमारे घर की धुरी होती है, जो हमारे घर को चलाती है। जी जी। अब आपने प्रश्न किया आयुष्मान भारत पे। जी। आयुष्मान भारत निश्चित रूप से सरकार की एक बहुत ही सराहनीय योजना है जी। जिसमें देश के 5 करोड़ परिवारों को उन्होंने सम्मिलित किया है, जिनको प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का जो है वो चिकित्सा बीमा दे रहे हैं, जिसके लिए उन्हें कोई पैसा नहीं देना है। अस्पताल में जो है उन्हें सिर्फ इलाज करवाना है, सरकार अस्पताल को सीधे पेमेंट करेगी। जी। तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी योजना है और हमारे देश के गरीब वर्ग को, जो बीमारी के समय जिनके घर में प्रचुर मात्रा में धन उपलब्ध नहीं होता है और धन उपलब्ध न होने की वजह से इलाज में जो देरी होती है, उसमें इलाज के खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बीमारी भी बढ़ जाती है तो उस आधार पे उसके खर्च भी बढ़ जाते हैं। तो एक ऐसी योजना है कि एक गरीब व्यक्ति यदि बीमार हुआ, उसके पास आयुष्मान कार्ड है और वो अस्पताल पहुंच गया, तो वो सही समय पे अस्पताल पहुंच जाएगा, क्योंकि देर से अस्पताल लोग तभी पहुंचते हैं यदि उनके पास धन नहीं है, धन का अभाव। तो यहाँ पे धन का प्रश्न हटा दिया गया है, तो निश्चित रूप से इससे गरीब तबके को बहुत बड़ी मदद मिलेगी। हमने जब बचपन में सुना था कि रोटी, कपड़ा और मकान का एक नारा दिया गया था जी। दुर्भाग्य रहा देश का, यदि उसी समय स्वास्थ्य को भी इसमें जोड़ लिया गया होता तो आज जो है ये समस्याएं और हमारे समाज की बीमारियों की स्थिति इतनी भयावह नहीं होती। लेकिन जब जागो तभी सवेरा। निश्चित रूप से इस सरकार ने आयुष्मान भारत के रूप में
इस देश की गरीब जनता को एक नई संजीवनी दी है। निश्चित रूप से जनता इससे बहुत ही लाभान्वित होगी। जी, जो सरकारी अस्पताल हैं डॉक्टर साहब, उनमें तो आरंभ से ही मुफ्त चिकित्सा की व्यवस्था या ये कहें निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था है, लेकिन आयुष्मान भारत योजना के तहत निजी क्षेत्र के जो चिकित्सालय हैं उन्हें भी शामिल किया गया है। तो किस स्तर की चिकित्सा सुविधाएं मिल पा रही हैं? चूँकि एक डॉक्टर हैं आप भी, शायद इस तरह की चीज़ों से दो चार होते रहते होंगे। कई बार चिकित्सा का जो दायरा है या ये कहें चिकित्सा की जो गुणवत्ता है उस पर भी प्रश्न उठाए जाते थे, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में बहुत बड़ी भीड़ रहती है, वहाँ समुचित व्यवस्था नहीं हो पाती। तो एक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, निजी चिकित्सालय हैं, जहाँ की ये कहें कि क्षेत्र विशेष की चिकित्सा की जाती है। तो इन अस्पतालों को शामिल करके सरकार ने किस तरह की सुविधा लोगों को मुहैया कराने की दो कदम बढ़ाया है? ये सब लोग अपने अपने तरीके से और अपने कार्य को अच्छे रूप से करने का ही प्रयास करते हैं। जी सरकारी अस्पतालों में बैठे डॉक्टर या प्राइवेट अस्पतालों में बैठे डॉक्टर दोनों ही अपने अपने तरीके से अच्छा काम करते हैं। जी जी हमारे देश में अभी टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा डेवलप नहीं हो पाया है। जी टेक्निकल लोगों से, खासतौर से डॉक्टर्स की, ट्रेन नर्सेस की, इन लोगों की भारी कमी है। आज भी चिकित्सा क्षेत्र में सरकार सिर्फ 15 से 20% योगदान ही दे पा रही है। जी 80 से 85% जो है वो प्राइवेट चिकित्सकों की वजह से जो है वो चिकित्सा का मामला जो है वो संभला हुआ है। तो निश्चित रूप से सरकार धीरे धीरे अभी नए मेडिकल कॉलेज खोल रही है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रही है, और जैसे जैसे सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, सरकारी अस्पतालों में जो भीड़ की वजह से एक आरोप लगता है कि मरीज पे समुचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जी समुचित ध्यान नहीं दिया जा रहा, प्रश्न गलत है। जी समुचित ध्यान नहीं दे पा रहे हैं भीड़ होने की वजह से, ये वजह है। तो जैसे जैसे हमारा डॉक्टर पेशेंट रेशियो कम होगा, इस समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा। लेकिन तब तक सरकार ने जो प्राइवेट अस्पतालों को इस आयुष्मान योजना के माध्यम से जोड़ लिया है, निश्चित रूप से सरकारी अस्पतालों पर इससे थोड़ा सा लोड कम हो जाएगा और वही सुविधाएं प्राइवेट अस्पतालों में भी मरीजों को मिल जाएगी। तो ये लोड जो है बढ़ जाएगा, सरकारी डॉक्टरों से लोड कुछ कम होकर के प्राइवेट की तरफ आ जाएगा, और ये सरकार के इस कदम की वजह से संभव होगा। बहरहाल प्रयास यही है कि देश का कोई भी पीड़ित व्यक्ति या कोई भी बीमार व्यक्ति इलाज से वंचित ना रहे, उसे जिस इलाज की आवश्यकता है, जिस स्तर की इलाज की आवश्यकता है, वो उसे उपलब्ध हो सके। वाकई में सरकार का ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है। डॉक्टर साहब, चूँकि एक तरफ कुपोषण जैसी अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, वहीं बीमारियों का प्रसार है, और इसी बीच अगर हम वर्तमान परिस्थितियों की बात करें तो कोरोना वायरस का आतंक इतना ज़्यादा व्याप्त है, और ये कहा जा रहा है कि हमारे देश में भी इसने दस्तक दे दी है। हकीकत क्या है? कोरोना वायरस है क्या, और किस तरह की बीमारियों का प्रसार हो पा रहा है इससे? देखिए, कोरोना एक वायरल डिजीज है। जी वायरस से होने वाली बीमारियों के कुछ बेसिक होते हैं। पहली चीज, वो डेंस पॉपुलेशन में ज़्यादा होते हैं, जहाँ पे लोगों की जनसंख्या का दबाव बहुत ज़्यादा होता है। वायरस का प्रोपोगेशन, मल्टीप्लिकेशन जी बहुत तेजी से होता है। तो प्रोपोगेशन, मल्टीप्लिकेशन और ट्रांसमिशन, उसका फैलना, जी ये दो चीज़ें जो हैं इस वायरल बीमारी में जो हैं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। निश्चित रूप से वायरल बीमारियों से लड़ने के लिए अभी न तो बहुत ज़्यादा कोई टीकाकरण की उपलब्धता है जी और यदि टीकाकरण उपलब्ध भी हो जाए तो वायरस के साथ का ये गुण होता है कि वो अपने जेनेटिक्स को चेंज कर लेता है। जी तो वो टीका कितना प्रभावी होगा अगली बार जब इस तरह के वायरस का प्रकोप होगा, ये भी कहना थोड़ा मुश्किल होता है। वो टीका हो सकता है अगली बार जब यही वायरस कोरोना आए तो वो टीका उतना प्रभावी न हो, क्योंकि वायरस अपनी स्ट्रेन को बदल लेता है थोड़ा सा। जी एक चीज़ ये होती, वायरल बीमारियां बहुत तेजी से फैलती हैं और वायरस के खिलाफ अभी दवाएं बहुत कम बनी हुई हैं, बहुत कम कारगर हैं, और जो कारगर हैं वो पश्चिमी विकसित देशों में ज़्यादा बनी हुई है, वहाँ पे जनसंख्या भी कम है। वहीं तक विकासशील देश जिनमें जनसंख्या का दबाव बहुत ज़्यादा है, उनमें अभी दवाएं न उतनी ज़्यादा पहुँच पाई हैं और न ही वो उतना ज़्यादा प्रभावी हैं।
तो इस बीमारी से बचाव ही एकमात्र उपाय है हमारे पास कि हम इससे बचाव करें। जी जी अब ये बीमारी फैलती कैसे है कि श्वास के माध्यम से जी फैलती है। किसी व्यक्ति को ये बीमारी है और उसकी श्वास की वायु अगर दूसरे के श्वास की वायु में पहुंचती है तो उसके साथ उसके वायरस उसके अंदर पहुंच जाते हैं और उसका पहला अटैक जो है नेजल म्यूकोसा पे, जी जो नाक की हमारे अंदर की लेयर होती है, और फ्रेंजियल म्यूकोसा पे होती है। और म्यूकोसा बचाव के रूप में जो है एक श्लेष्मा पैदा करती है, जिसको कहते हैं कि बहुत ज़्यादा नाक बह रही है जी, जी। या गला बहुत ज़्यादा रुंध गया है। वो बीमारी नहीं, वो बीमारी से शरीर की हमारा प्रतिरक्षण है जी कि हमारा शरीर उस वायरस को वहीं पर रोक देना चाह रहा है। जी जी उसने वो श्लेष्मा वहाँ पैदा कर दी कि ये वायरस उसी में उलझ के रह जाए और हमारे शरीर के अंदर अंदर न प्रवेश प्रवेश न कर पाए। जी जी तो ये हमारे शरीर की रोकथाम की क्षमता होती है। जी तो इसमें करना ये चाहिए कि जो रोगी व्यक्ति है, बीमार व्यक्ति है, उसका आइसोलेशन सबसे पहले जरूरी है। जी और जो व्यक्ति उनके टच में जा रहे हैं वो पूरी तरह से अपने शरीर को ढक के जाएं, खास तौर से चेहरे को और हाथों को अवश्य ढक करके जाएं। जी। तो इस तरह से यदि कोई एक व्यक्ति बीमार भी है तो उसको हम अलग कर दें, आइसोलेट कर दें, और उसके टच में जो लोग जाएं वो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि वायरस उनके शरीर में उससे प्रवेश न कर पाए। बाकी एक वायरल डिजीज़ है, थोड़े समय बाद ये ऑटो रेगुलेशन इनका हो जाता है, ये बीमारियां अपने आप खत्म हो जाती हैं। जी। और इससे बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं बस है। शिक्षित होने की आवश्यकता जी। है और बचाव करने की आवश्यकता बिल्कुल, जागरूकता ही बीमारियों से हमारे बचाव का एक साधन हो सकती है। तो कोरोना अगर वायरस है और ये बीमारियों की वजह है तो इससे बचने के उपाय भी हैं, उन्हें दृष्टिगत रखते हुए सभी लोग अपना बचाव करें तो कोरोना जैसा वायरस भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। डॉक्टर विजय पाठक जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने कुपोषण, आयुष्मान भारत और इसके अलावा कोरोना वायरस से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें बताई, जानकारी दी, हमारे दर्शकों को जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया। आपका स्टूडियो में आने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। है। आपका सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।